नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका स्टडी विद पवन में। दोस्तों, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं कॉमन डिजीजेज इन ह्यूमंस का सेकेंड पार्ट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कौन सी बीमारी जो बैक्टीरिया से होती हैं। तो बैक्टीरिया से होने वाले जो कॉमन डिजीजेज ह्यूमन में हम उनकी बात करेंगे और इसको भी एक ट्रिक से हम याद करने वाले हैं। तो आप पहले ट्रिक देख लीजिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ट्रिक देखिए, ट्रिक है, एक न्यू ट्रिक है। हाँ, ट्रिक में ही ट्रिक है, ठीक है। एक न्यू ट्रिक है पंडित का बैक्टीरिया, ठीक है। ये ट्रिक आपको याद रखना है। ये थोड़ा सा मॉडिफाइड ट्रिक है, आपने पहले भी सुन रखा होगा। थोड़ा सा मॉडिफाइड है और कुछ और भी चीजें इसमें ऐड होनी अभी बाकी हैं। फिर से सुन लीजिए, ये किस चीज का ट्रिक है? ये उन बीमारियों का ट्रिक है जो बैक्टीरिया के कारण होते हैं। एक न्यू ट्रिक है पंडित का बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया से पहले आप समझ लीजिएगा, बैक्टीरिया यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो बीमारियां हैं वो बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली बीमारियां हैं, ठीक है। बीमारियों पे चलने से पहले मैं छोटी सी बातें आपको बताना चाहूंगा, ठीक है। जैसे एक सवाल पूछा जाता है जनरल साइंस में कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहते हैं, ठीक है बाबू। ध्यान से देखिएगा, अगर पूछे फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी जो है वो किसे कहते हैं, तो इसका आंसर होता है लुईस पाश्चर, ठीक है। लुईस पाश्चर, इनका नाम आपने जरूर सुन रखा होगा, नहीं तो आपने पास्चराइजेशन विधि, पास्चराइजेशन मेथड के बारे में तो सुन ही रखा होगा। तो अगर पूछे बैक्टीरियोलॉजी का जनक कौन कहलाता है, तो लुईस पाश्चर जी कहलाते हैं, ठीक है। लुईस पाश्चर जी ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कॉइन्ड द टर्म वैक्सीन। क्या मतलब है? वैक्सीन शब्द देने वाले भी लुईस पाश्चर जी ही हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर आपसे पूछे कौन सा साइंटिस्ट है जिसने सर्वप्रथम वैक्सीन डिस्कवर किया था, तो फर्स्ट टू डिस्कवर वैक्सीन अगर पूछे तो उसका आंसर होता है बेटा एडवर्ड जेनर। कंफ्यूज नहीं होना है, इनका भी नाम आपने सुन रखा है। तो एडवर्ड जेनर हो गए वो पहले साइंटिस्ट जिन्होंने वैक्सीन की खोज की थी। अगर पूछ ले कौन से बीमारी के लिए खोज की थी, तो इन्होंने स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन जो है वो पहली बार बनाया था। इसलिए एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ वैक्सीन भी कहते हैं, या इन्हीं को फादर ऑफ इम्यूनाइजेशन भी कहते हैं, या फादर ऑफ वैक्सीनेशन भी कहते हैं। क्लियर है? तो अगर आपसे पूछे कि भाई वैक्सीन का फादर कौन कहलाता है, इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन का फादर कौन कहलाता है, या फिर जो पहला वैक्सीन डिस्कवर किया गया था वो किसने किया था, तो इन सब का आंसर होगा एडवर्ड जेनर, जिन्होंने पहली बार स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन डिस्कवर किया था। लेकिन पूछे जो वैक्सीन शब्द है वो शब्द देने वाले कौन है, तो शब्द देने वाले हैं लुईस पाश्चर, और पाश्चर जी को ही फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। लुईस पाश्चर ही वो व्यक्ति हैं बच्चों जिन्होंने एंथ्रेक्स, रेबीज, कोलेरा जैसी घातक बीमारियों के वैक्सीन को डेवलप किया। तो इन्होंने रेबीज का वैक्सीन बनाया था, इन्होंने एंथ्रेक्स प्रॉब्लम के लिए वैक्सीन बनाया था, इन्होंने कोलेरा वगैरह के लिए भी वैक्सीन बनाया था, और भी कई सारी ऐसी बीमारियों के लिए इन्होंने वैक्सीन बनाया था, ठीक है। क्लियर है? और एक मेथड दिया था जिसे हम कहते हैं पास्चराइजेशन। आई होप कि आपने पास्चराइजेशन विधि पहले भी सुन रखी होगी। अगर आपसे पूछे पास्चराइजेशन विधि क्या है, तो हम कहेंगे ये एक फूड प्रिजर्विंग टेक्निक है। ये खानों को सुरक्षित, भोजन को सुरक्षित रखने की एक विधि है, पहली बात। और अगर पूछे कि भोजन में भी स्पेशली कौन से फूड आइटम की, तो आप कहेंगे मिल्क के लिए।
ये मेथड सबसे बेस्ट किसके लिए होता है? मिल्क के लिए होता है। पूछे किसने दिया? लुईस पास्चर ने दिया। पूछे इस विधि में क्या करते हैं? ठीक है, तो हम कहेंगे कि इस विधि में फूड आइटम जैसे कि एक मिल्क है उसे माइल्डली हीट करते हैं। मतलब कि आप जानते हैं कि भाई वाटर वगैरह जो है वो 100 डिग्री पे बॉईल होने लगते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर मिल्क जिसे प्रिजर्व करना चाहते हैं तो मिल्क को हम 100 डिग्री के नीचे मतलब अराउंड 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर थोड़ी देर के लिए हीट करते हैं और फिर उसे तुरंत है ना सडनली उसे एकदम चिल्ड इन्वायरमेंट में ले जाते हैं। इससे क्या होता है कि इसमें बैक्टीरिया जो है वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और जो हमारा फूड आइटम है वो लंबे समय तक के लिए प्रिजर्व्ड रहता है। तो अगर जो पास्चराइज्ड मिल्क है उसको बॉईल किए बिना भी हम पी सकते हैं, क्योंकि बॉइलिंग करते ही किस लिए? ताकि उसमें से माइक्रोब्स को किल कर सकें। लेकिन पास्चराइजेशन जो कि 70 डिग्री पर ही आपने करके तुरंत चिल्ड कर दिया तो माइक्रोब्स मर चुके हैं, तो फिर आपको पास्चराइज मिल्क को बॉईल करने की आवश्यकता नहीं, आप उसे ऐसे भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये कुछ जनरल बातें थी आपकी लुईस पास्चर और एडवर्ड जेनर के बारे में। ठीक है, अब हम वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पे कि वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया के द्वारा होती हैं। वीडियो को पॉज करके आप ये सारे पॉइंट लिख लें, ये हर प्रकार के जनरल एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। चलिए, तो यहां एक बार समझ लेंगे कि कौन कौन सी बीमारियां हैं, फिर एक एक करके उन बीमारियों को देखेंगे। जैसे एक से क्या बनता है? एक से दो बीमारियां हैं। एक है एक्ने, एक्ने एक से क्या बना? एक्ने। ठीक है, मैं यहां पे लिखते भी चलूं, एक्ने जिसे आप पिंपल्स भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा बना क्या? एक से बना एंथ्रेक्स। क्या बना? एंथ्रेक्स। न्यू से क्या बना? ऐसे ही न्यू से बनेगा न्यूमोनिया। ट्री, ट्री से टी से यहां पे बनेगा टिटनस। क से बनेगा कुष्ठ रोग। ठीक है, ह से हैजा। प से यहां पे प्लेग और पेप्टिक अल्सर। डी से डिप्थीरिया। त से यहां पे बनेगा टिटनस और आपका बनेगा ट्यूबरक्लोसिस। का से बनेगा यहां पे काली खांसी जिसे आप वूपिंग कफ कहते हैं। तो इनको हम डिटेल समझेंगे, कुछ का हिंदी और अंग्रेजी नाम दोनों यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा ताकि इंग्लिश मीडियम वालों को भी थोड़ा सा समझ में आए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले हम एक्ने या एंथ्रेक्स से। ठीक है, तो देखिए एक्ने जिसे आप पिंपल कहते हैं, तो पिंपल के लिए कई सारे माइक्रोब्स हैं अलग अलग ग्रुप के जो जिम्मेदार हैं। जैसे फंगस के कुछ जीनस हैं जो एक्ने के लिए जिम्मेदार होते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपसे एक बैक्टीरिया, स्पेसिफिकली बैक्टीरिया में पूछ ले कि कौन सा बैक्टीरिया जो है वो एक्ने या पिंपल्स के लिए जिम्मेदार होता है, तो आप यहां पे कहेंगे स्टेफाइलोकोकी, है ना। स्टेफाइलोकोकी एक बैक्टीरिया होता है बेटा जो एक्ने के लिए जिम्मेदार होता है। ये एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे आपको, क्लास 9 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी में। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है बेटा। अब 9th में कुछ सवाल होते हैं, कुछ सवाल 11th 12th में होते हैं, और कहीं कहीं किताबों में बीच में लाइन छोटी ऐसे लिखी होती है, कोने में किसी बॉक्स में लिखा रहता है, और जब एग्जाम में आता है हम कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। ऐसा नहीं है ना, सारे एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक्ने स्टेफाइलोकोकी हो गया। ठीक है, एंथ्रेक्स की बात करें तो एंथ्रेक्स भी एक ऐसी बीमारी है जो किससे होता है? जो किससे होता है बेटा? बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर आपको एक बात समझनी चाहिए कि एंथ्रेक्स के लिए जो बैक्टीरिया जिम्मेदार है, ठीक है, एंथ्रेक्स के लिए जो बैक्टीरिया जिम्मेदार है वो आपके बॉडी में कैसे पहुंच सकता है? तो वो स्किन के थ्रू अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो उसके थ्रू पहुंच जा रहा है, तो यानी आपके स्किन पर पहुंच रहा है, वहां पर कुछ डैमेज कर रहा है, आप उसे इनहेल कर ले रहे हैं। ठीक है, आप उसे इनहेल कर रहे हैं तो फिर वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहुंच रहा है। आप अगर किसी तरीके से कंज्यूम कर ले रहे हैं तो फिर वो आपके इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर वहां से एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो अलग अलग तरीके से ये जो है वो समस्या करता है। जैसे अगर स्किन से हो गया, स्किन में इन्फेक्शन हुआ, अगर एंथ्रेक्स के लिए जो बैक्टीरिया जिम्मेदार है उसके लिए,
ठीक है। तो फिर ये क्या करेगा, वहाँ पे डार्क स्पॉट जैसा जो है समस्या है वो कर देता है। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला गया तो ऑब्वियसली जो है वो ब्रीदिंग वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। ऐसे इंटेस्टाइन में चला गया तो फिर जो स्टमक का पेन वगैरह है या फिर जो है ये जो डायरिया वगैरह जैसे जो समस्याएं हैं वो आपको इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, एंथ्रेक्स में। चलिए, इसके बाद से अगला है जिसका नाम है न्यूमोनिया। अगला है जिसका नाम है न्यूमोनिया। तो न्यूमोनिया हमको पता है ये भी एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, और ये बैक्टीरिया जो यहाँ पे जिम्मेदार है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। आप जानते ही हैं, मैं फिर भी लिख देता हूँ, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। या फिर एक और है, दूसरा भी नाम याद कर लें, एक और पूछा जाता है एग्जाम में, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजे। ठीक है, तो न्यूमोनिया के लिए ये दो हैं। अच्छा, यहाँ पे आपसे एक बात और याद करते चलें कि न्यूमोनिया में प्रॉब्लम क्या होती है, तो ये बैक्टीरिया वगैरह जो हैं वो किसको अफेक्ट करते हैं, जो लंग्स के एल्वियोलाई हैं, जिन्हें आप एयर सैक कहते हैं, जिन्हें आप स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स कहते हैं। तो ये एल्वियोलाई को इन्फेक्ट करते हैं, और इनके इन्फेक्शन के कारण क्या होता है कि एल्वियोलाई में जो है वो फ्लूइड जो है वो फिल्ड हो जाते हैं, भर जाते हैं, जिससे क्या होगा, जिससे क्या समस्या होती है कि सांस लेने संबंधित प्रॉब्लम उनको देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे फीवर वगैरह जैसे समस्याएं भी निमोनिया के केस में हमको देखने को मिलती हैं। ठीक है, ट्री से क्या है, यहाँ से ट्री से है टिटनस। ट्री से क्या बना लेंगे हम, ट्री से बना लेंगे टिटनस। ठीक है, टिटनस के लिए जो बैक्टीरिया जिम्मेदार है उसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी। क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी। ठीक है बेटा, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, क्लॉस्ट्रीडियम टिटैनी जो बैक्टीरिया है, ठीक है, ये क्या करता है, ये क्या करता है कि ये एक टॉक्सिन रिलीज करता है ना, शरीर में जाके एक केमिकल रिलीज करता है जिसे टिटैनोस्पैस्मीन कहते हैं। ठीक है, अगर आप जानना चाहें तो लिख लेंगे टिटैनोस्पैस्मीन। ठीक है, ये जो है इसे रिलीज करता है। ठीक है, ये एक न्यूरोटॉक्सिक है ना, ये एक न्यूरोटॉक्सिक केमिकल है जो कहाँ एक्ट करता है, जो हमारे बॉडी का जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है उस पे एक्ट करता है, और ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एक्ट करता है, और ये जो केमिकल है ये जनरली हमारे जो वॉलेंट्री मसल्स होते हैं उनको अफेक्ट कर देता है। ठीक है, एज अ रिजल्ट होता क्या है कि हमारे मसल्स वगैरह में स्पैज्म वगैरह, खिंचाव वगैरह जो है वो देखने को मिलता है, फेस वगैरह में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो टिटनस में ये समस्याएं होती हैं। ठीक है, टिटनस अगर कोई इंजरी लगती है तो हम ATS का इंजेक्शन देते हैं, जिसे हम एंटी टिटनस सीरम का इंजेक्शन जो है वो दिया जाता है इसमें। टिटनस को एक और नाम से जाना जाता है, लिख लीजिएगा, इसे कहते हैं लॉक जॉ, है ना, लॉक जॉ, क्योंकि इसमें जो मसल्स होते हैं काफ़ी स्टिफ हो जाते हैं, तो कई बार यहाँ पे काम करने में दिक्कत भी होती है। जैसे अगर जबड़े वगैरह हैं तो वो चिविंग वगैरह में, खाने वगैरह को चबाने वगैरह में ये प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको लॉक जॉ प्रॉब्लम भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, यहाँ पे ट्री हो गया टिटनस। क से है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग को आप अंग्रेजी में कहते हैं लेप्रोसी। क्या कहते हैं, लेप्रोसी। और लेप्रोसी का एक और नाम है, इसे कहा जाता है हैंसन्स डिजीज। हैंसन्स डिजीज इसलिए क्योंकि एक साइंटिस्ट थे हैंसन्स, उन्होंने इसका जो है कॉजिंग और इफेक्ट जो है वो स्टडी किया था, इसलिए इसे कहते हैं हैंसन्स डिजीज। ठीक है, इसमें जो बैक्टीरिया जो जिम्मेदार है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम। लेप्रे।
माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ठीक है, सिमिलर आपने यहाँ पे अभी पढ़ा एंथ्रेक्स, पढ़ा आपने एंथ्रेक्स बेटा। एंथ्रेक्स जो है जिस बैक्टीरिया से होता है वो भी है कौन, माइकोबैक्टीरियम, लेकिन यहाँ पर नाम थोड़ा अलग हो जाएगा। या ये जो एंथ्रेक्स जिससे होता है वो होता है माइक्रोबैक्टीरियम एंथ्रेसिस, एंथ्रेसिस से। ठीक है, लेकिन जो कुष्ठ रोग होता है जिसे लेप्रोसी या हैंसन्स डिजीज कहते हैं वो होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे से। ठीक है, देखो बेटा माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे जो है ये जो क्या प्रॉब्लम क्या करता है, तो ये जनरली स्किन वगैरह पे है ना, स्किन पे लाइट कलरेशन हो जाता है, मतलब स्किन जो है एकदम लाइट होने लगती हैं। ठीक है, जो टो है, अंगूठे हैं, जो फिंगर्स वगैरह हैं, उनमें डिफॉर्मिटीज आने लगती हैं। ठीक है, तो ऐसी समस्या जो है वो देखने को इसमें मिलता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे में। क्लियर, चलिए अगला टॉपिक है से हो जाएगा हैजा। हैजा जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं कॉलेरा, कॉलेरा। ठीक है, तो कॉलेरा जो है ये जिस बैक्टीरिया से होता है उसका नाम है विब्रियो, विब्रियो कॉलेरे। क्या है, विब्रियो कॉलेरे। और इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, देखो ये जो बैक्टीरिया है वो जनरली कंटैमिनेटेड फूड या वाटर के थ्रू बॉडी में जा सकता है। और इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि इसमें डायरिया वगैरह, डायरिया है ना, डायरिया का मतलब है कि फ्रीक्वेंट स्टूल का डिस्चार्ज होता है, जो वेस्ट है, एक्सक्रीटा है जो बॉडी के, वो फ्रीक्वेंटली जो है उसमें डिस्चार्ज होते रहते हैं कॉलेरा में, है ना। ये किससे होता है, ये होता है विब्रियो कॉलेरे से। ठीक है, इसके बाद अगला है अगला प से, यहां पर दो हैं, एक है प से जिसका नाम है पेप्टिक, पेप्टिक अल्सर, और एक प से आएगा प्लेग, एक प से हो गया प्लेग। ठीक है, देखिए पेप्टिक अल्सर के बारे में पहले कहा जाता था, ये क्लास 9th के एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। ठीक है, कि पेप्टिक अल्सर के बारे में माना जाता था कि पहले ये जो है हमारे गलत लाइफस्टाइल के कारण होता है। ठीक है, खान पान में या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने के कारण ऐसा होता है। लेकिन फिर बाद में कुछ साइंटिस्ट आए, ठीक है, जिन्होंने बताया कि भाई नहीं, ये एक लाइफस्टाइल या स्ट्रेस के कारण नहीं होता है, बस कि इसके लिए पेप्टिक अल्सर के लिए जो जिम्मेदार है वो एक बैक्टीरिया है। तो पहले देख लेंगे कि पेप्टिक अल्सर कौन से बैक्टीरिया से होता है। तो ये जो बैक्टीरिया है उसका नाम है हेलिकोबैक्टर, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, पाइलोरी। ठीक है, और इस बैक्टीरिया को डिस्कवर करने वाले, मतलब ये बैक्टीरिया इस बीमारी के लिए जिम्मेदार है, ये बताने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था मार्शल एंड वॉरेन। देखिए एनसीईआरटी की लाइनें हैं तो कहीं से भी पूछ सकते हैं, 9th 12th में किसी भी एग्जाम में आता ही है और एनसीईआरटी से आता है, तो आपको ये बातें याद होनी चाहिए। इवन अभी आपको ये भी याद होना चाहिए कि मार्शल और वॉरेन को इस डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज मिला है, वो भी फिजियोलॉजी में। अगर क्वेश्चन बनाया जाए कि नोबेल प्राइज मार्शल और वॉरेन को मिला, फिजियोलॉजी में मिला कि केमिस्ट्री के फील्ड में मिला या फिजिक्स के फील्ड में मिला, किस फील्ड में मिला, तो आपको पता है फिजियोलॉजी, मेडिसिन के क्षेत्र में। ठीक है, मार्शल एंड वॉरेन को मिला, वो भी कौन से, अगर ईयर पूछ दे, ये दिया हुआ है एनसीईआरटी में, अगर ईयर पूछ दे तो 2005 में मिला है। तो ये वो दो साइंटिस्ट थे, क्या कहाँ के थे, ऑस्ट्रेलिया के थे, है ना। तो ये भी इतना डिटेल आपको पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को देखा, ऑब्जर्व किया कि भाई ये जिम्मेदार है किसके लिए, पेप्टिक अल्सर के लिए। अच्छा, पेप्टिक अल्सर में प्रॉब्लम क्या होती है, पेप्टिक अल्सर में क्या होता है कि एसिडिटी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी रिलेटेड जो पेन वगैरह है बॉडी में। ठीक है, बॉडी मतलब कहाँ, स्टमक में, है ना। एसिडिटी रिलेटेड पेन जो स्टमक वगैरह में होता है वो इसमें ये प्रॉब्लम है पेप्टिक अल्सर में होता है। ठीक, प्लेग पे आते हैं, प्लेग बेटा, प्लेग या फिर इसे ब्यूबोनिक प्लेग, ब्यूबोनिक प्लेग भी कहते हैं, या फिर इसको बेटा ब्लैक डेथ भी कहा जाता है, कॉमन नेम इसका ब्लैक डेथ भी होता है। ठीक है, प्लेग जिस बैक्टीरिया से होता है उसका नाम है यर्सीनिया पेस्टिस, यर्सीनिया पेस्टिस ये बैक्टीरिया है। ठीक है, पहली बात बेटा एक जान लीजिए कि जो प्लेग है
वो रोडेंट्स की प्रॉब्लम है, रोडेंट्स में होने वाली ये बीमारी है, लेकिन ह्यूमंस में भी हो जाती है। रोडेंट्स कौन, जैसे रैट वगैरह जो हैं, रैट मोल वगैरह ये जो होते हैं इन्हें रोडेंट्स कहते हैं। तो ये चूहों वगैरह में होने वाली ये बीमारी है, लेकिन ये ह्यूमन में भी कभी कभी एक्सीडेंटली हो जाती है। ठीक है, एक्चुअली रैट में एक पैरासाइट होता है जिसका नाम है रैट फ्ली, है ना, एक पैरासाइट होता है जिसका नाम है रैट फ्ली। ये एक पैरासाइट है, और किसका पैरासाइट है, तो नाम से समझ में आ रहा है, चूहों के अंदर बीमारी करने वाला ये एक पैरासाइट है, रैट फ्ली। जीनोप्सिला भी कहते हैं इसको, है ना, जीनोप्सिला इसका साइंटिफिक नेम है। तो ये एक पैरासाइट है जो चूहों में क्या करता है, ये प्लेग करता है। लेकिन अगर गलती से ये पैरासाइट अगर किसी हेल्दी ह्यूमन के बॉडी में आके उनको इफेक्ट कर दिया, तो फिर हेल्दी पर्सन में भी प्लेग या ब्यूबोनिक प्लेग जो है वो देखने को मिल जाता है। इसमें होता क्या है कि जो ब्यूबो का मतलब होता है लम्प्स, है ना, जो ग्रोइन वाला रीजन होता है, ठीक है, जो बॉडी का लोअर पार्ट है, जो ग्रोइन वाला रीजन है, वहां पर लम्प्स बन जाते हैं। ठीक है, और फिर कुछ समय बाद जो है स्किन वगैरह जगह जगह पर वो एकदम ब्लैक पड़ने लगता है, और फाइनली लास्ट स्टेज में डेथ हो जाती है। इसलिए स्किन ब्लैक होकर फिर डेथ हो रही है, तो इसे ब्लैक डेथ भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर। अगला चलते हैं। अगला है डिप्थीरिया। अगला है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया किससे होता है, ये होता है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियेसे, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियेसे। ठीक है, और ये जनरली 5 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं ना, लेस देन 5 years ओल्ड जो बच्चे होते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम कॉमनली देखने को मिलता है डिप्थीरिया का। ठीक है, और इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि वही सोर थ्रोट वगैरह, गले में खराश वगैरह, है ना, खांसी वगैरह, इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो 5 साल से छोटे बच्चों में देखने को मिलती हैं। इससे बचने के लिए क्या किया जाता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको 1.5 महीने के अंदर, है ना, बच्चे जब जन्म लिया उसके 1.5 महीने के अंदर उसे एक वैक्सीन लगा दी जाती है जिसे कहते हैं डीपीटी वैक्सीन। तो ये एक सवाल बन सकता है कि डिप्थीरिया से बचने के लिए कौन सा वैक्सीन लगाते हैं, तो आप कहेंगे डीपीटी वैक्सीन लगाते हैं। डीपीटी वैक्सीन जो है उसका फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस जो अभी आपने पढ़ा था, है ना, पर्टूसिस हम आगे पढ़ने वाले हैं, और डिप्थीरिया ये जो चल ही रहा है। ठीक है, तो ये जो वैक्सीन है वो 3 बड़े ही इंपॉर्टेंट डिजीज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनेस का वैक्सीन दिया जाता है 1.5 महीने से कम के समय के अंतर, बच्चों के जन्म के बाद। ठीक है, चलिए डिप्थीरिया हो गया। डिप्थीरिया के बाद आगे बढ़ते हैं। तो से यहां पे 2 बीमारियां होने वाली हैं। तो से यहां पे एक है टाइफॉइड, ठीक है, और दूसरा है टिटनेस हो गया, टाइफॉइड हो गया, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है बेटा, माइकोबैक्टीरियम। ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ये बैक्टीरिया का नाम हो गया। टाइफॉइड को हम और किस नाम से जानते हैं, एंटेरिक फीवर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, टाइफॉइड को ही एंटेरिक फीवर भी कहते हैं, और इसके लिए जो बैक्टीरिया जिम्मेदार है वो है सैल्मोनेला टाइफी। तो सैल्मोनेला टाइफी वो बैक्टीरिया जो टाइफॉइड के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, टाइफॉइड को कैसे टेस्ट करते हैं, तो एक टेस्ट होता है जिसका नाम है वाइडल टेस्ट। वाइडल टेस्ट से कंफर्म किया जाता है कि किसी के शरीर में टाइफॉइड हुआ है कि नहीं। अब इस टाइफॉइड में होता क्या है कि फीवर होता है ना, फीवर होता है, उसके बाद से लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख लगना बंद हो जाता है, एब्डोमिनल पेन वगैरह होता है। ठीक है, ये सारी समस्याएं जो हैं वो टाइफॉइड में देखने को मिलती है। अगेन कॉलेरा की तरह ये भी कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू बॉडी में आ जाता है।
ठीक है, एंट्रिक फीवर कहते हैं, वाइडल टेस्ट से कंफर्म करते हैं। ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्लोसिस ये बैक्टीरिया है ना। ट्यूबरक्लोसिस से बचने के लिए पूछा जाता है कि टीबी के वैक्सीन का क्या नाम है, तो टीबी के वैक्सीन का नाम है बेटा बीसीजी वैक्सीन दिया जाता है टीबी से बचने के लिए। इसको शॉर्ट में टीबी भी कहते हैं, ठीक है, टीबी भी कहते हैं। तो टीबी से बचने के लिए क्या दिया जाता है, बीसीजी वैक्सीन दिया जाता है, ठीक है। बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलमेटेग्यूरिन, है ना। थोड़ा सा स्पेलिंग आप नोट कर लेंगे कहीं से, अटपटा सा है, या मैं ही लिखवा देता हूं, बैसिलस कैलमेटेग्यूरिन, है ना। कैलमेटे और ग्यूरिन दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस वैक्सीन को डिस्कवर किया था, इसलिए इनके नाम पे पड़ गया। बीसीजी वैक्सीन किससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, टीबी से। टीबी किससे होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस में होता है। इसमें होता क्या है कि ये बैक्टीरिया जो है वो एक केमिकल सिक्रीट करता है जिसका नाम है ट्यूबरकुलिन, है ना, ट्यूबरकुलिन। ये बैक्टीरिया टिश्यू को डैमेज करता है और टिश्यू को डैमेज करने के बाद ये केमिकल सिक्रीट करता है जिसका नाम है ट्यूबरकुलिन, है ना। और ये केमिकल जो है, ये केमिकल इस बीमारी के लिए जिम्मेदार है। और इस बीमारी में होता क्या है, तो ये जो केमिकल है जनरली कहाँ इफेक्ट करता है, तो जो नर्व्स हैं, जो बॉडी के नर्व्स हैं उनको अफेक्ट करता है, ठीक है। लंग्स को अफेक्ट करता है मेनली, जॉइंट्स को और बोन्स को अफेक्ट करता है इसमें, ठीक है। इसमें जो सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं कि पर्सन को खांसी होती है, काफ़ी ज़्यादा खांसी होती है, ठीक है। सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाता है। इसके बाद और क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है इसमें कि ट्यूबरक्लोसिस में जब भी आदमी जब थूकता है, जो उसका स्पिट या स्पूटम जिसे कहते हैं, स्पूटम, तो जब थूकता है तो उसमें ब्लड भी आता है, तो ब्लड का डिस्चार्ज होता है स्पूटम के साथ, और ऐसे और थोड़ी बहुत समस्याएं इसमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये टाइफॉइड हो गया और ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पंडित का से हो गया, का से हो गया बेटा काली खांसी। का से क्या हो गया, काली खांसी, जिसे आप अंग्रेजी में वूपिंग कफ कहते हैं, या जिसका साइंटिफिक नेम है पर्टूसिस, है ना। अभी हमने बात किया था डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, डीपीटी वैक्सीन। तो डीपीटी वैक्सीन इसके लिए भी आता है। पर्टूसिस का मतलब होता है काली खांसी या वूपिंग कफ, या इसे 100 डेज कफ, या इसको 100 डेज कफ भी कहते हैं, है ना। जनरली जो है ये छोटे बच्चों को ही अफेक्ट करता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति इन्फेक्टेड है वो लगभग 100 दिनों तक जो है उसको खांसी के जो क्या कहते हैं सिम्टम्स वगैरह या खांसी का जो इफेक्ट है वो उसके बॉडी में रहता है, इसीलिए इसको 100 डेज कफ भी कहते हैं, काली खांसी कहते हैं, पर्टूसिस या वूपिंग कफ, ठीक है। इसके लिए जो बैक्टीरिया जिम्मेदार है उसका नाम है बॉर्डेटेला पर्टूसिस, ठीक है। ये बैक्टीरिया है बॉर्डेटेला नाम आपको याद रखना है, बॉर्डेटेला पर्टूसिस बैक्टीरिया है, क्लियर। तो यहाँ से ये सारी बैक्टीरिया के से होने वाली बीमारियाँ थी, एक बार देख लेंगे। यहाँ से हमने एक्ने और एंथ्रेक्स पढ़ा, न्यूमोनिया पढ़ा, टिटनेस पढ़ा, हमने कुष्ठ रोग या जिसे आप लेप्रोसी या हैंसेंस डिजीज कहते हैं वो पढ़ा, हमने हैजा कोलेरा पढ़ा, हमने प्लेग और पेप्टिक अल्सर पढ़ा, हमने डिप्थीरिया पढ़ा, हमने ये टिटनेस और ट्यूबरक्लोसिस पढ़ा, टिटनेस तो हो गया था, ट्यूबरक्लोसिस और टाइफाइड पढ़ा, और यहाँ पे का से पर्टूसिस या वूपिंग कफ या काली खांसी पढ़ा, ठीक है। तो ये तो कॉमन बीमारियां हो गई। इसके अलावा बैक्टीरिया जो हैं कुछ अन्य बीमारियां भी करते हैं। इन बीमारियों के अलावा, है ना, बैक्टीरिया कुछ अन्य बीमारियां भी कहते हैं, और वो बीमारियां किस कैटेगरी में आती हैं, तो वो बीमारियां आती हैं एसटीडीज के कैटेगरी में। एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के कैटेगरी में। हाँ, तो ये कुछ जनरल डिजीजेस के बाद बैक्टीरिया जो हैं वो जिम्मेदार होते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के लिए भी, ठीक है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जिसे आप वेनेरियल डिजीजेस भी कहते हैं, वेनेरियल डिजीजेस भी। ये भी क्वेश्चन काफी पूछा जाता है,
है ना, कि एसटीडी को और किस नाम से आप जानते हैं? इसको एसटीडी या एसटीआई या आरटीआई भी कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस या वेनेरियल डिजीज, ये चारों इन्हीं के नाम है ना। तो बैक्टीरिया से होने वाला, कुछ प्रोटोजोन से भी होते हैं एसटीडी, कुछ वायरस से भी होते हैं, जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से बीमारियां, कौन कौन से ऐसे एसटीडी हैं, कौन कौन से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। तो इसके लिए एक ट्रिक है CGS। अगर आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, वरना आप इसके लिए ट्रिक की मदद भी ले सकते हैं। सी से यहां पे क्या बनता है? सी से यहां पे बनता है कैनक्रॉइड, कैनक्रॉइड, और दूसरा बनता है क्या? क्लेमाइडियासिस, क्लेमाइडियासिस, ठीक है। जी से क्या बनता है? जी से बनता है गोनोरिया, गोनोरिया, और एस से क्या बनता है? सिफिलिस, सिफिलिस, ठीक है। गोनोरिया को एक नाम और है, इसे कहते हैं द क्लैप डिजीज, है ना। गोनोरिया को और क्या कहते हैं? द क्लैप डिजीज। कैनक्रॉइड, क्लेमाइडियासिस, गोनोरिया और सिफिलिस, ठीक है। अगर इनके नाम आप जानना चाहें किस बैक्टीरिया से होते हैं, तो सिफिलिस होता है ट्रिपोनीमा पैलिडम से, है ना। गोनोरिया होता है निजेरिया गोनोरिये से, ठीक है। ऐसे क्लेमाइडियासिस किससे होता है? ये होता है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस से, ठीक है। और ये कैनक्रॉइड किससे होता है? ये होता है हीमोफिलस डुक्री से। तो आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, कैनक्रॉइड ये किससे होता है? ये होता है हीमोफिलस डुक्री, हीमोफिलस डुक्री से। क्लेमाइडियासिस किससे होता है? ये होता है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, ठीक है। गोनोरिया किससे होता है? गोनोरिया होता है निजेरिया गोनोरिये, ठीक है। और सिफिलिस कैसे होता है? ट्रिपोनीमा पैलिडम, ठीक है। अब इनमें क्या होता है ये आपको डिटेल नहीं पढ़ना है ना। अगर आप वैसे जानना चाहें तो एसटीडी जितने भी होते हैं उनमें जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं वो बहुत माइनर होते हैं, और जनरली इन सभी में जो माइनर जो अर्ली सिम्टम्स हैं उसमें इचिंग वगैरह होता है, फ्लूइड का डिस्चार्ज वगैरह होता है, ठीक है, रैसेस वगैरह पड़ जाते हैं, या फिर जो ग्रोइन रीजन में है वहाँ पे थोड़ा बहुत स्वेलिंग और पेन देखने को मिलता है। ऐसी समस्याएं अर्ली स्टेज में देखने को मिलती हैं। अगर लेटेस्ट स्टेज पहुंच जाएगा तो मेल और फीमेल में अलग अलग तरीके से अफेक्ट करते हैं, जैसे अबॉर्शन वगैरह, या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस वगैरह, या फिर मिसकैरेज या एक्टोपिक प्रेगनेंसी वगैरह, या फिर कैंसर वगैरह। ऐसे ये क्या करते हैं? लेटर स्टेज में ये करते हैं, ठीक है। तो इनका माइनर सबका लगभग वही अर्ली सिम्टम्स है, इचिंग वगैरह, फ्लूइड डिस्चार्ज वगैरह, और स्वेलिंग और पेन वगैरह, ये सब इसके कॉमन सिम्टम्स हैं इन सभी में, है ना। बाकी आप डिटेल पढ़ना चाहे तो अलग अलग पढ़ सकते हैं, फिलहाल हमारे अभी किसी काम के नहीं होने वाले। तो ये टोटल इतने टॉपिक थे, इतने सारे डिजीजेस थे जो बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। कौन से डिजीज किस बैक्टीरिया से होता है ये हमने देखा, ठीक है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमंस में जो कि वायरसेस के द्वारा होते हैं। तब तक के लिए आप इन सभी चीजों को नोट कर लें, इनसे रिलेटेड और क्वेश्चन जो आपको मिलते हैं उनको भी याद कर लें, है ना। अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।